गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में अपन ने बात की थी किसकी, ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रही थी। और ग्लाइकोलाइसिस में अपन ने दो स्टेप पढ़े थे, जिसमें फर्स्ट स्टेप का नाम था ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण, दूसरे स्टेप का नाम था बड़ा फॉस्फोरिलीकरण ग्लूकोज से 3-PGL के गोलकों का निर्माण। और तीसरा आचरण अपन शुरू कर रहे हैं बेटा थर्ड स्टेप है 3-PGL के दो अणुओं से पाइरुविक अम्ल के दो अणुओं का निर्माण। अब 3-PGL के दो अणुओं से पाइरुविक एसिड के दो अणु कैसे बनते हैं, जिसकी पूरी प्रक्रिया रिएक्शन के द्वारा संपन्न होती है। सबसे पहला प्रथम रिएक्शन में जो 3-PGL का एक अणु है वो रिएक्शन करता है H3PO4 के साथ। H3PO4 को शॉर्ट में अपन किससे दर्शाते हैं, P से दर्शाते हैं। तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है बेटा 1,3 डाई-PGL। कैसे बना, तो 3-PGL का फॉर्मूला क्या था आपके पास, बताया था CHO CHOH CH2OH। ये तो नाम है किसका, एल्डिहाइड का या डाइहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कह सकते हैं। अब इसमें हाइड्रोजन के साथ या फॉस्फेट ग्रुप करके H3PO4 आ जाए, तब ये बेटा क्या आपके पास 3PG है। अब 3PGL किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, H3PO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो H3PO4 को शॉर्ट में किससे दर्शाता है बेटा, फॉस्फेट ग्रुप से। तो हाइड्रोजन रिमूव कर दो बेटा किसके स्थान पर, हाइड्रोजन को रिमूव कर दो फॉस्फेट द्वारा। तो क्या बन जाएगा C+O, एक फॉस्फेट ग्रुप, एक वैलेंसी फॉस्फेट ग्रुप से, दो ऑक्सीजन से, एक किस कार्बन से, बाकी वैलेंसी आपको पूरी करके बेटा HOH CH2OP। अब ये बन गया आपके पास 1 2 3 फॉस्फेट। और कौन से कार्बन में बेटा, पहले और तीसरे पर दो मिली डाई, तो 1,3 डाई फॉस्फोरस से एल्डिहाइड, 1,3 डाई फॉस्फोरस से एल्डिहाइड बनते बेटा। अब कितने अणु हैं चलो आपके पास 3-PGL के दो अणु हैं, तो H3PO4 के कितने अणु काम आएंगे, दो अणु। तो 1,3 डाई-PGL के कितने अणु होंगे, दो अणु। अब सेकंड रिएक्शन में 1,3 जो डाई-PGL है, 1,3 डाई-PGL है, उसका बेटा क्या होता है, ऑक्सीकरण। किसकी सहायता से, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की सहायता से, जिसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा, 1,3 डाई-PGL के एक अणु के लिए एक जल के अणु की आवश्यकता पड़ती है। अब कैसे ऑक्सीकरण होता है, तो 1,3 डाई-PGL का भी सूत्र आपके पास क्या है, ये 1,3 डाई-PGL है। अब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, जल के साथ। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में 1,3 डाई-PGL का क्या होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब 1,3 डाई-PGL के साथ क्या करोगे बेटा, आपको ऑक्सीजन जरूरत है। एंजाइम कौन सा है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जल से क्या बाहर निकालेगा, हाइड्रोजन आयन। वो हाइड्रोजन आयन NAD का रिएक्शन कर देते हैं, आप चेक कर देते हैं किसमें, NADH2 में। साथ में H2 से दो हाइड्रोजन बाहर निकल के क्या बनता है बेटा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को किसके साथ जोड़ो, इस कार्बन के साथ। कार्बन के साथ जोड़ते ही क्या होगा, जो वैलेंसी है वो वैलेंसी एक ऑक्सीजन जुड़ गया, इसका मतलब कौन सा समूह आ गया, कार्बोक्सिलिक समूह है। अब कैसे आएगा,
तो इधर देखो क्या बनेगा COP C डबल बॉन्ड O CH OH CH2OP। अब यहाँ ऑक्सीजन जुड़ते ही बड़ा एल्डिहाइड समूह किसमें कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक समूह, और कार्बोक्सिलिक समूह में जुड़ते ही क्या बन गया एसिड। तो इसका नाम क्या बनेगा 1,3-डाइफॉस्फोबिलिक एसिड। इसका नाम क्या होगा 1,3-डाइफॉस्फोबिलिक एसिड। अब 1,3-डाइफॉस्फोबिलिक एसिड जब बना तो 1,3-डाइपीजीएल के एक अणु से 1,3-डाइपीजीएल का क्या बना एक अणु बना, तो उसके लिए जल के एक अणु की आवश्यकता हुई, साथ में क्या बना एक NaCl का। यहाँ आपके पास अणु कितने हैं दो अणु, तो 1,3-डाइपीजीएल से पीजीएल से जब 1,3-डाइपीजीएल बनता है तो कितने जल के अणु की आवश्यकता होगी दो जल के अणु की आवश्यकता होगी, और साथ में दो अणु किसके बनके आपके पास है NaDH2 की। किसके बनके बेटा NaDH2 की। थर्ड रिएक्शन में डाईपीजीए जो है 1,3-डाइफॉस्फोबिलिक एसिड है, सूत्र क्या है ये हो गया 1,3-डाईपीजीए, पीजीए का मतलब फॉस्फोबिलिक एसिड। अब ये क्या करता है किस एंजाइम के साथ डाई फॉस्फोबिलिक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति। अब डाइफॉस्फोबिलिक काइनेज एंजाइम एक ट्रांसलेटेड वर्ग का एंजाइम है जो 1,3-डाईपीजीए से एक फॉस्फेट समूह क्या करेगा बेटा बाहर निकालेगा, और बाहर निकलने वाला फॉस्फेट समूह है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को कन्वर्ट कर देता है किसमें एटीपी। तो दूसरी तरफ यहां से फॉस्फेट समूह बाहर निकलते ही क्या बाहर बचेगा बेटा COOH CHOH CH2OP। क्या नाम है बेटा 3-फॉस्फोबिलिक एसिड यानी कि 3PG। अब ये बन गया बेटा आपके पास क्या 3PG 1,3-डाईपीजीए कौन से एंजाइम की उपस्थिति में डाइफॉस्फोबिलिक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में एक फॉस्फेट समूह क्या कर देगा क्या बनेगा 3PG, और मुक्त होने वाला 1,3-डाईपीजीए से मुक्त होने वाला फॉस्फेट समूह है एटीपी का कन्वर्ट कर देता है किसमें जुड़कर एटीपी में। तो उसके फलस्वरूप तो आपके पास क्या बन गया 3PG। अणु कितने बने बेटा दो अणु, तो यहाँ एटीपी के कितने अणु प्रोडक्शन हुए 2 एटीपी। कितने अणु प्रोडक्ट हुए बेटा 2 अणु। अगली रिएक्शन में 3PGA का सूत्र क्या है COH CHOH CH2OP। ये सूत्र होगा बेटा किसका 3PGA कौन से एंजाइम की उपस्थिति में फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में अपने आइसोमर बड़ा किसमें बदल जाता है 2PGA में बदल जाता है। 2PGA का मतलब क्या है ये 3PGA है, ये 2 3। अब ये फॉस्फेट समूह कहां से आएगा दूसरे कार्बन पे, यहां फॉस्फेट यहां क्या जाएगा X, तो अब ये क्या हो जाएगा 2PGA, तो अपने आइसोमर किसमें बदल जाता है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में अपने आइसोमर किसमें बदल जाता है 2PGA। किसमें बदल जाता है 2PGA। अणु कितने बनते 2 अणु। कितने अणु बेटा 2 अणु। अगली रिएक्शन में 2PGA से
एक जल का अणु कौन से एंजाइम की उपस्थिति में बड़ा, इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है, बाहर निकलता है, तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है, पीपीपी यानी कि फॉस्फोइनोलेट पायरेट। अब 2 से कौन से एंजाइम की उपस्थिति में बड़ा, इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में एक जल का अणु बाहर निकलता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, पीईपी फॉस्फोइनोलेट पायरेट। क्या बनता है, फॉस्फोइनोलेट पायरेट। अब फॉस्फो इनोल जो पायरेट है पीईपी, उससे पायरुविक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में एक फॉस्फेट समूह कहाँ होता है, बाहर निकलता है, तो उसके फलस्वरूप फॉस्फेट समूह बाहर निकलेगा तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट इसमें बदल जाएगा एटीपी में, और फॉस्फोइनोल पायरेट से फॉस्फेट समूह बाहर निकलते ही क्या बचता है, एटीपी एटीपी क्या बन जाता है, पायरुविक एसिड। क्या बन जाता है, पायरुविक एसिड। इस प्रकार दो अणु है तो इसके भी कितने अणु हो गए, 2। ये आपके पास किसकी क्रिया होगी बेटा, ग्लाइकोलाइसिस। क्या बताया था आपने ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लाइकोलाइसिस का क्या था, ग्लूकोज के एक अणु का पायरुविक एसिड के 2 अणुओं में ब्रेकडाउन होना क्या कराता है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की पूरी प्रोसेस कहां पर होती है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। तीसरी विशेषता, ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीसोर्शन में भी भाग लेता है और एनऑक्सीसोर्शन में भाग लेता है। अब ग्लाइकोलाइसिस की पूरी प्रक्रिया को अपने कितने स्टेप में डिवाइड किया था, 3 स्टेप, जिसमें सबसे पहला चरण कौन सा था, ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण। तब अपन ने सबसे पहले क्या कहा था कि ग्लूकोज का एक अणु किसके साथ, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में किसके साथ क्या करेगा, ये ग्लूकोज प्लस एटीपी कौन सा एंजाइम, हेक्सोकाइनेज, इसमें बदल जाएगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट प्लस एटीपी। फिर उसके पश्चात ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज एंजाइम द्वारा अपने आइसोमर किस में चेंज हो गया बेटा, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट पुनः किसके साथ बेटा, एटीपी के साथ क्या करता है, कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, फॉस्फो फ्रुक्टो काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, जिसके फलस्वरूप एटीपी से फॉस्फेट समूह मुक्त होगा, जिस पर ट्रांसफर होगा फ्रुक्टोज के एक नंबर कार्बन में, जिसके फलस्वरूप क्या बना, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। जहां तक कि पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होने में आपके पास एटीपी का प्रोडक्शन न होकर 2 एटीपी क्या होती है बेटा, खर्च होती है। दूसरा चरण क्या था, दूसरा चरण था फॉस्फोरिलीकरण ग्लूकोज से किसका निर्माण होना, 3-PGL का निर्माण होना। तब अपन ने कहा ग्लूकोज 1,6 डाइफॉस्फेट कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, एथोलेज एंजाइम की उपस्थिति में ब्रेकडाउन हो जाता है, एक 3 कार्बन के अणु 3-PGL व एक 3 कार्बन के DHAP में। अब ये भी 3 कार्बन का है और ये भी 3 कार्बन का है, दोनों का अणु सूत्र क्या होता है, समान होता है। तो DHAP का एक अणु ट्रायोड्स फॉस्फो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें बदल जाता है, 3-PGL में। इस प्रकार 3-PGL के कितने अणु होंगे आपके पास का, 2 अणु। तीसरे चरण में अपने क्या कहा कि 3-PGL के 2 अणु से किसका निर्माण होगा, पायरुविक एसिड के 2 अणुओं का निर्माण। अब सबसे पहले 3-PGL किसके साथ क्रिया करेगा, H3PO4 के साथ क्रिया करेगा। H3PO4 के साथ क्रिया करने से जो कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड समूह है उसका 3-PGL H3PO4 के साथ क्रिया करेगा तो 3-PGL किसमें बदल जाएगा, 1,3-डाइपीजीएल में। यहाँ से अब आगे की पूरी प्रक्रिया में अणु कितने लेकर चलते हैं, आपको 2-2 रुपए लेकर चलते हैं। 1,3-डाइपीजीएल का क्या होगा, ऑक्सीजन कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में 1,3-डाइपीजीएल के
साथ जल का अणु जुड़ेगा क्रिया करेगा तो ऑक्सीजन के ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ेगा 1,3-DiPGL के साथ, तो उसके कारण उसका एल्डिहाइड ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, तो उसके कारण बन गया बड़ा 1,3-DiPGL। अब 1,3-DiPGL में एक जल का उपयोग हो रहा है तो डीहाइड्रोजनेज एंजाइम जल से किसको बाहर निकालेगा हाइड्रोजन आयन को बाहर निकालेगा, तो मुक्त होने वाले हाइड्रोजन आयन NAD का रिडक्शन कर देते हैं किसमें NADH2 में, तो इस रिएक्शन में साथ में आपके पास दो अणु किसके बनते हैं NADH2 के। अब 1,3-DiPGL कौन से एंजाइम की उपस्थिति में डाइफॉस्फोबिलिक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में एक फॉस्फेट समूह क्या करने से मुक्त हुआ फॉस्फेट ग्रुप ATP का को कन्वर्ट कर देता है किसमें ATP में। अब 1,3-DiPGL से एक फॉस्फेट ग्रुप बाहर निकलते क्या बन गया 3PGA। इस तरह से आपके पास दो ATP का क्या हुआ प्रोडक्शन। अब 3PGA फॉस्फोग्लिसरोल एंजाइम की उपस्थिति में अपने आइसोमर किसमें कन्वर्ट कर देता है 2PGA में। 2PGA इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में एक जल के रूप में क्या करेगा क्या करने से क्या बनेगा फॉस्फोनिल पाइरेट अणु कितने बनते हैं दो। अब फॉस्फोनिल पाइरेट कौन से एंजाइम की उपस्थिति में पाइरुवेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में एक फॉस्फेट समूह क्या करेगा PP से फॉस्फेट समूह बाहर निकलते क्या बनता है पाइरुविक एसिड। कितने नंबर के दो, साथ में PP से एक फॉस्फेट समूह मुक्त होने वाला फॉस्फेट ATP को इसमें कन्वर्ट कर देता है ATP में, तो यहां आपके पास दो ATP का क्या होता है प्रोडक्शन होता है। अब इसके साथ all over reaction of ग्लाइकोलाइसिस की पूरी रिएक्शन क्या है तो आपने क्या किया एक अणु किसका ले रहा C6H12 और 6 प्लस दो क्या काम किया बेटा आपने ATP ग्लूकोज के फॉस्फोरिलीकरण में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण होने के लिए एक ATP का चुनी प्लस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1,6 डाइफॉस्फेट का निर्माण करने के लिए आपके पास क्या चुनी दो ATP, तो ये क्रियाधार में आ जाएगी। प्लस आपने क्या किया तो H3PO4 और 2 H3PO4 प्लस आपने क्या किया दो NAD प्लस तो उसके फलस्वरूप क्या बना ग्लूकोज जुड़ गया जिसमें पाइरुविक एसिड का सूत्र क्या है C3H4 और 3 प्लस दो ATP से दो फॉस्फेट समूह मुक्त हुए तो क्या बच गया बेटा दो ATP प्लस यहां आपने बेटा किसको काम किया था 4 है ATP भी तो काम लिए दो ATP प्लस क्या बच गया बेटा दो NADH2 प्लस 4 है ATP दो ATP यहां बने बेटा और दो ATP यहां, ये ग्लाइकोलाइसिस की क्या हो गई ऑल ओवर रिएक्शन। अब ग्लाइकोलाइसिस का सार क्या है बेटा ग्लाइकोलाइसिस का सार ग्लाइकोलाइसिस की पूरी प्रोसेस में ग्लूकोज के एक अणु से किसके बेटा पाइरुविक एसिड के कितने अणु बनते हैं दो अणु। दूसरा ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP प्रोडक्शन होता है 4 ATP का क्या होता है प्रोडक्शन या उत्पादन होता है, लेकिन दो ATP क्या हो जाते हैं यूज हो जाते हैं, तो नेट ATP प्रोडक्शन कितना हुआ शुद्ध ATP लाभ कितना हुआ दो ATP इसमें ग्लाइकोलाइसिस। तीसरी विशेषता ग्लाइकोलाइसिस में ना तो ऑक्सीजन की क्या होती है आवश्यकता होती है ना इसका कहीं डिकार्बोक्सिलेशन होता है CO2 बाहर नहीं निकलती है। इसके साथ साथ ग्लाइकोलाइसिस में दो मॉलिक्यूल किसके बनते हैं NADH2 के बनते हैं,
जो आगे जाकर माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम द्वारा प्राप्त कितने एटीपी देते हैं, 6 एटीपी देते हैं। तो इस प्रकार ग्लाइकोलाइसिस में कुल ईटीएस सहित इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम सहित कुल कितने एटीपी बनते हैं, 6 एटीपी। एटीपी 4 एटीपी का सुभाग हो गया। इस प्रकार कितने एटीपी बनते हैं, 8 एटीपी का क्या होता है प्रोडक्शन। लेकिन शुद्ध एटीपी कितना है, 2 एटीपी। ईटीएस सहित इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम सहित इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार आपके पास कुल एटीपी कितने बन गए, ईटीएस सहित 8 एटीपी। शुद्ध एटीपी प्रोडक्शन कितना हो गया, 2 एटीपी। कुल एटीपी का निर्माण कितना हुआ, 4 एटीपी। लेकिन 2 एटीपी का क्या हो गया, खर्च हो गया। अब इसके साथ साथ ग्लाइकोलाइसिस में अनेक जो मध्यवर्ती कंपाउंड या यौगिक बनते हैं, उन यौगिकों से शरीर के अंदर अन्य कार्बनिक यौगिक का क्या चलता निर्माण क्या आता है। जैसे 3PGL से इसका निर्माण होता है शरीर के अंदर, ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। जबकि इससे प्राप्त पायरिक एसिड से या 3PGA से इसका निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार के एमिनो एसिड का निर्माण होता है, जिसके कारण ग्लाइकोलाइसिस को एक और समझ लेते हैं कैटाबोलिक रीसिंथेसिस। कैटाबोलिक रीसिंथेसिस भी कहते हैं। कैटाबोलिक रीसिंथेसिस क्यों कहा, क्योंकि कैटाबोलिक रिएक्शन का क्या था, बड़े अणु का किसमें टूटना पड़ा, छोटे अणु में। अब ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज किसमें टूट रहा है, पायरिक एसिड में टूट रहा है। इसलिए ये क्या हो गया कैटाबोलिक। और साथ में जो बनने वाले मध्यवर्ती कंपाउंड है, इन मध्यवर्ती कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड का शरीर के अंदर क्या होता है निर्माण, वो दोबारा निर्माण हो रहा है। इसलिए इसे पूरा नाम क्या है, कैटाबोलिक रीसिंथेसिस कहते हैं। ये आपके पास कल आपने हो गया कौन सा, ग्लाइकोलाइसिस। कैसे याद रखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ग्लाइकोलाइसिस का अर्थ क्या होता था, ग्लूकोज के एक अणु का क्रमबद्ध 10 अभिक्रियाओं के द्वारा पायरिक एसिड के 2 अणु का होना निर्माण होना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की खोज किसने की, एंडर मेरो एंड पार्मा साइंटिस्ट ने। इसलिए उनके मान सम्मान में ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम क्या था, एएनपी का थी। तीसरा अपन ने कहा कि ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा स्टेट है जो एरोबिक रेस्पिरेशन में भी पाया जाता है और साथ में किसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन में पाया जाता है। दोनों प्रकार के रेस्पिरेशन में पाए जाते हैं।